आप आर्मी भी अब ठेके के ऊपर रख रहे हैं, तो देश की सुरक्षा का क्या होगा? सेना में भर्तियां जिस तरीके से पहले की जाती थी वो ना करके ये नया तरीकाकार अपनाना सरासर निंदनीय है, सरासर गलत है। 4 साल में तो फौजी तैयार होगा और जब वो तैयार होगा तो उसको आप ये कहेंगे कि अब आपको रिटायर कर दिया जा रहा है। These decisions could prove to be highly counterproductive, मैं इनको कहना चाहता हूँ। They could have earth-shaking consequences, ये मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ। देश के डिफेंस के साथ इस किस्म का समझौता किया जाना भी सरासर गलत है। नया जो रिक्रूट होगा आर्मी में उसको महज 21,000 रुपया पहले साल में मिलेगा और दूसरे साल में 23,000, फिर 25 और फिर 28,000। बड़ा अजीब है कि आप आर्मी में भर्ती के नाम पर भी नौजवानों से एक दगा कर रहे हैं। आम रूटीन में जब भर्तियां होती थी पहले तो एक फौजी को 50,000 से ऊपर ही जो है वो वेतन उसका मिलता था, उसको आपने काटकर 21,000 कर दिया और अब आप कहते हैं कि जब वो रिटायर होगा तो उसको 11 लाख मिलेगा। अरे आपने उसकी तनख्वाह ही काट ली और जो काटी हुई तनख्वाह है वो भी नहीं आप दे रहे हैं। अगर वो भी आप दे दें 4 सालों के बाद तो वो सूद समेत जो है वो 15 लाख के ऊपर जाता है, लेकिन वो भी आप देने के लिए तैयार नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी देने के लिए तैयार नहीं, उसकी सैलरी को भी आप काट रहे हैं। ये डिसीजन जो है वो बहुत ही ऑब्नॉक्शियस है मैं कहूँगा। और जिस तरीके से आप ये खिलवाड़ भी नौजवानों के साथ कर रहे हैं, यू विल बी टेकिंग देयर सर्विसेज राउंड द क्लॉक just like the regular counterparts and compares, but you are giving them a bigger salary of barely 21,000 rupees. This is highly unacceptable. और मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, सर ये क्या हो रहा है कि नौजवानों के साथ आप इस तरीके का मजाक कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल। हर डिपार्टमेंट में इस तरीके के फैसले लिए जाए। डेली वेजेस को आपने सड़कों के ऊपर बैठाया है, NYCs को, RE केस को, रहबरे जंगलात को, रहबरे ज़रात को और रहबरे तालीम स्कीम भी आपने बंद कर दी। और बाकी डिपार्टमेंट्स में जो SPOs हैं, जो दूसरे होम गार्ड्स हैं या दूसरे जो महकमा जात में लोग काम कर रहे थे कई सालों से, उनके साथ भी आप इसी तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। न केवल आपने इन अग्नि वीर स्कीम के तहत प्रदर्शन करने वालों के ऊपर डंडे चलाए या दूसरे जो एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने पहले ही इस प्रक्रिया में भाग लिया था और जिस सिलेक्शन प्रोसेस को आपने जो है वो खारिज कर दिया है, उनके ऊपर भी आपने डंडे बरसाए। आपने NHM वालों के ऊपर, नरेगा के ऊपर, आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर, आशा वर्कर्स के ऊपर, हेल्पर्स के ऊपर डंडे बरसाए। महिलाओं के ऊपर आपने डंडे बरसाए। लाठी और डंडे से कभी सरकारें नहीं कोई चला सके आज तक, ये शायद बीजेपी की सरकार समझ नहीं पाई है। आपको इन नौजवानों को विश्वास में लेना होगा और इनके जख्मों के ऊपर मरहम लगाने की बजाय आप इनके ऊपर डंडे जो चला रहे हैं, ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है आने वाले वक्त में। नमस्कार, आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। अग्निवीर स्कीम लागू होने के बाद पूरे मुल्क भर में इस वक्त आग लग चुकी है। जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि अब सेना को जो है वो ठेके पर नहीं दिया जाए, क्योंकि 4 साल के लिए नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाएगा और 4 साल पूरे होने के बाद सरकार की जानिब से उन्हें 11,70,000 जो है वो दिया जाएगा। इन सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि एक्स एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे समझेंगे कि इस स्कीम से जम्मू कश्मीर के खासकर नौजवानों को क्या फायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है। हर्षदीप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। हर्षदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर स्कीम लागू होने के बाद पूरे मुल्क भर में आग जो है वो लग चुकी है और जगह जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। जम्मू में भी कई सारी बच्चों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि इससे जो है वो क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, नौजवानों ने इस स्कीम को पूरे तरीके से नकार दिया है और सबूत ये है कि तमाम नौजवान आज सड़कों के ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में नौजवान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और हालात जो हैं वो
खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि नौजवान जो है वो गुस्से में है और बहुत ही आहत हुआ है इस फैसले की वजह से। सरकार ने ये कहा था, बीजेपी जब इलेक्शन में आई थी तो उन्होंने कहा था कि नौजवानों को उनका अधिकार दिया जाएगा, 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात की थी, और ये कहा था घर घर से जो है वो नौजवानों को हर घर में नौकरी प्रदान की जाएगी। लेकिन जब सत्ता में ये लोग आए तो इन्होंने नौजवानों के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया है, ये एक मैं कहूँगा कि एक ज्वालामुखी उनके दिलों में दधक रहा था, और वही आग जो है वो बाहर निकल रही है अब, और सारे मुल्क के अंदर देखने को मिल रही है। और एक बहुत बड़ा सबक भी है इस सरकार के लिए, और एक चिंता का विषय भी है कि जिस तरीके से मुल्क के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है, और इसके लिए ये सरकार पूरे तरीके से जिम्मेदार है। अब आप अग्निवीर नाम से एक स्कीम जो चला रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आर्मी के अंदर जो भर्तियां पहले रेगुलर बेसिस के ऊपर होती थी, अब वैसे ना करके आप 4 साल के लिए नौजवानों को सेना में भर्ती करने की स्कीम आपने बनाई है, और 4 साल के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। यानी जब वो 22 या 23 साल के हो जाएंगे तो वो बाहर हो जाएंगे नौकरी से। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। सबसे पहले तो हम ये कहें, 17 साल से लेकर, आपने पहले कहा था 21 साल तक उम्र होनी चाहिए, अब ये कहा 23 साल तक होगी। तो 23 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे 4 साल अपने पूरे करके, तो उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और पूरा करियर जो है वो नौजवानों का वो स्टेक पे है, वो आपने दाव के ऊपर लगा दिया है। नौजवानों को इस बात को लेकर एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। सेना में भर्तियां जिस तरीके से पहले की जाती थी वो ना करके ये नया तरीकाकार अपनाना सरासर निंदनीय है, सरासर गलत है। और बहुत सारे नौजवान जम्मू कश्मीर में ये कहते हैं कि 2019 में उनकी प्रक्रिया जो शुरू की गई थी भर्ती करने के लिए, और ये कहा गया था कि इनकी मेजरमेंट्स हो चुकी हैं, ये फिजिकली जो है वो फिट हो चुके हैं, और अब सिर्फ जो है बाकी की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। और ये कहा गया था कि कोरोना की वजह से वो पूरा नहीं कर पाया है। लेकिन 3 सालों के बाद आपने उन नौजवानों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते हुए उनका जो भी आपने टेस्ट लिए हुए थे या जो भी फॉर्मेलिटीज़ की थी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, उस सारे के सारे प्रोसेस को आपने कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से नौजवानों के अंदर भारी रोष देखने को मिल रहा है। और नई स्कीम जो आप ये कह रहे हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक नया जो रिक्रूट होगा आर्मी में, उसको महज 21,000 रुपया पहले साल में मिलेगा, और दूसरे साल में 23,000, फिर 25 और फिर 28,000। बड़ा अजीब है कि आप आर्मी में भर्ती के नाम पर भी नौजवानों से एक दगा कर रहे हैं। और दगा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम रूटीन में जब भर्तियां होती थी पहले, तो एक फौजी को 50,000 से ऊपर ही जो है वो वेतन उसका मिलता था, उसको आपने काट कर 21,000 कर दिया। और अब आप कहते हैं कि जब वो रिटायर होगा तो उसको 11 लाख मिलेगा। अरे आपने उसकी तनख्वाह ही काट ली, और जो काटी हुई तनख्वाह है वो भी नहीं आप दे रहे हैं। अगर वो भी आप दे दें 4 सालों के बाद, तो वो सूद समेत जो है वो 15 लाख के ऊपर जाता है। लेकिन वो भी आप देने के लिए तैयार नहीं है, रिटायरमेंट के बाद भी देने के लिए तैयार नहीं। उसकी सैलरी को भी आप काट रहे हैं, जो बहुत ही अजीबोगरीब फैसला है, और ऐसा आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला है। और ठीक आपने फरमाया कि अगर आप आर्मी भी अब ठेके के ऊपर रख रहे हैं तो देश की सुरक्षा का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसके बारे में कोई भी जवाब सरकार के पास नजर नहीं आता है। 4 साल में तो फौजी तैयार होगा, और जब वो तैयार होगा तो उसको आप ये कहेंगे कि अब आपको रिटायर कर दिया जा रहा है। ये बहुत अजीबोगरीब है। आपका मुकाबला जो है वो चीन जैसे मुल्कों के साथ है। बेशक आप कहते हो पाकिस्तान करते हो, लेकिन पाकिस्तान तो कहीं हिंदुस्तान के सामने तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चाइना जैसी जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, उनमें से एक है, उसके साथ आपका मुकाबला है।
और सीमाओं के ऊपर जिस तरह से चीन ने घेराबंदी की हुई है और एक वो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, उनके द्वारा इनकर्शंस हो रही हैं बॉर्डर्स के ऊपर, लगातार उनके द्वारा जो है वायलेशंस हो रही हैं, उनका मुकाबला करने के लिए आपको रेगुलर फोर्सेस चाहिए। और आप ठेके के ऊपर लोगों को रख के आप दुनिया की इतनी बड़ी जो है पावर्स हैं उनका मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत अजीबोगरीब बात लगती है। देश के डिफेंस के साथ इस किस्म का समझौता किया जाना भी सरासर गलत है और ये डिसीजन जो है वो बहुत ही obnoxious है मैं कहूँगा। और जिस तरीके से आप ये खिलवाड़ भी नौजवानों के साथ कर रहे हैं, यू विल बी टेकिंग देयर सर्विसेज राउंड द क्लॉक just like their regular counterparts and compares, but you are giving them a bigger salary of merely 21,000 rupees. ये दिस इज हाईली अनएक्सेप्टेबल। और मैं पूछना चाहता हूं सरकार के साथ ये क्या हो रहा है कि नौजवानों के साथ आप इस तरीके का मजाक कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हर्षदीप जी, सरकार ये कह रही है कि यानी कि 4 साल के बाद सरकार की जानिब से उन्हें 11,70,000 दिया जाएगा और इस बीच इन 4 सालों के बीच उन बच्चों को जो है उन जवानों को जो है पढ़ाया भी जाएगा और बाद में उनके लिए कई सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो क्या किस तरह से देखते हैं? दिस इज अ क्रूअल जोक, आई मस्ट टेल यू। एक मजाक किया जा रहा है। एक जो सैनिक है उसकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, तो आप कहते हैं कि उसको पढ़ाया भी जाएगा। भाई कहाँ पढ़ाया जाएगा उसको? कैसे पढ़ेगा वो? कहाँ पढ़ेगा वो? और जब उसको 4 साल ही सर्विस है तो वो अपनी सर्विस करेगा, पढ़ाई करेगा, क्या करेगा वो? एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब आपने कहा कि 11 लाख उसको नौकरी के रिटायरमेंट के ऊपर मिलेगा, तो उसका पैसा आपने असल में काटा कितना है ये तो देखिए कि 50 या 60 हजार जो एक सोल्जर लेता है उसको आप पहले साल 21,000 दे रहे हैं, दूसरे साल 23,000 दे रहे हैं, तो हर महीने आप उसका कम से कम 30 या 40 हजार रुपया काट रहे हैं। तो उससे अगर आप कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो एक साल में तकरीबन 4 और 5 लाख के बीच में आप उस नए रिक्रूट का पैसा काट रहे हैं और वो 4 सालों में 15 या 16 लाख तो ऐसे ही बन जाता है। तो आप 11 लाख देकर उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं या उसकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं आप, तो उससे उसका अपना पैसा भी जो है वो उससे छीन रहे हैं और वो जो उसका पैसा बनता है वो भी आप पूरा नहीं दे रहे हैं उसको रिटायरमेंट के ऊपर। तो ये जो है इस किस्म की आप कहानियां सुनाकर नौजवानों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। नौजवान अच्छे तरीके से समझ चुका है कि आप यूज एंड थ्रो की पॉलिसी जो कर रहे हैं नौजवानों के प्रति, उसकी वजह से नौजवानों के अंदर एक भारी रोष है, एक बहुत भारी गुस्सा है और वो गुस्सा बहुत विस्फोटक साबित हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद नहीं समझ पा रही है और हम ये कहना चाहते हैं कि इस किस्म के फैसले मत लीजिए जिससे आपको आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो जाए संभालना। These decisions could prove to be highly counterproductive, मैं इनको कहना चाहता हूं। They could have earth-shaking consequences। ये मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं। बड़े बड़े वादे करने के बाद आप जिस तरीके से उनके साथ एक सलूक कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है। जो लोग नौकरी करते थे उनको भी आपने बाहर निकाल दिया। पढ़े लिखे नौजवानों के साथ आप इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। हर शोभा में, हर डिपार्टमेंट में इस तरीके के फैसले लिए जाए। डेली वेजेस को आपने सड़कों के ऊपर बैठाया है, एनवाईसीज को, आरई केस को, रहबरे जंगलात को, रहबरे ज़रात को और रहबरे तालीम स्कीम भी आपने बंद कर दी। और बाकी डिपार्टमेंट्स में जो एसपीओज हैं, जो दूसरे होम गार्ड्स हैं या दूसरे जो महकमा जात में लोग काम कर रहे थे कई सालों से, उनके साथ भी आप इसी तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। तो ये नौजवानों का गुस्सा जो है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही एक्सप्लोसिव साबित हो सकता है और इसका नुकसान जो है वो
न केवल सारे समाज को हो रहा है, पूरे देश को हो रहा है, बल्कि बहुत बड़ा इसकी कीमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में चुकानी पड़ सकती है। हर्षदीप जी, एनएचएम एम्प्लॉयज जो कि बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहले उन पर लाठीचार्ज हुआ और पिछले कल जब इंडियन आर्मी के एस्पिरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो ये मांग कर रहे थे कि 2019 में जो आपने हमारी भर्ती कराई उसका जो है हमारा रिटर्न एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, इसे डिलीट किया जा रहा है, जल्द से जल्द हमारा रिटर्न एग्जाम होना चाहिए, लेकिन उन पर भी लाठीचार्ज हुआ और बच्चे जो है वो काफी ज्यादा जख्मी हुए। आज फिर से आर्मी के एस्पिरेंट्स यहाँ पर अग्निवीर स्कीम को लेकर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस बीच ये भी मुद्दा उठाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो भर्ती कराई गई है सुजमा में आर्मी की, उसका रिटर्न एग्जाम होना चाहिए, लेकिन वहां पर भी लाठीचार्ज हुआ। किस तरह से देखते हैं कि अगर कोई इंसाफ के लिए आगे आता है तो उस पर पुलिस का डंडा जो है वो बरसता है? देखिए, लाठी और डंडे से कभी सरकारें नहीं कोई चला सके आज तक, ये शायद बीजेपी की सरकार समझ नहीं पाई है। आपको इन नौजवानों को विश्वास में लेना होगा और इनके जख्मों के ऊपर मरहम लगाने की बजाय आप इनके ऊपर डंडे जो चला रहे हैं, ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है आने वाले वक्त में। न केवल आपने इन अग्नि वीर स्कीम के तहत प्रदर्शन करने वालों के ऊपर डंडे चलाए या दूसरे जो एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने पहले ही इस प्रक्रिया में भाग लिया था और जिस सिलेक्शन प्रोसेस को आपने जो है वो खारिज कर दिया है, उनके ऊपर भी आपने डंडे बरसाए। आपने एनएचएम वालों के ऊपर, नरेगा के ऊपर, आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर, आशा वर्कर्स के ऊपर, हेल्पर्स के ऊपर डंडे बरसाए। महिलाओं के ऊपर आपने डंडे बरसाए जब वो अपने हक की बात कर रही थी और आंगनवाड़ी में भी अपने वेतन की वृद्धि की बात कर रही थी या रेगुलराइजेशन की बात यहाँ चल रही थी। एसएसए भी एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी और मैंने अपने वक्त में उनको रेगुलराइज करने के लिए फैसला लिया, एक कानून बनाया कि ये सब रेगुलराइज होंगे। लेकिन ये क्या बात है कि बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग जब रेगुलराइज करने की बात करते हैं तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी नुमाइंदगी में भी जो है वो एक खामी है। मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ठीक नुमाइंदे बनाइए जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। एसएसए के बारे में भी ये कहा जाता था कि इनको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन मैंने ये स्टैंड लिया और मैंने फैसला लिया और मैंने रेगुलराइज किया। और हिंदुस्तान में वाहिद उस वक्त मैं मिनिस्टर था जिसने ये फैसला लिया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत लगे हुए एसएसए के कर्मचारियों को भी स्टेट गवर्नमेंट ने किसी ने रेगुलराइज किया हो, पक्का किया हो। लेकिन बाकी महकमा जात में जिस तरीके से ये किया जा रहा है, कोई मंत्री इनिशिएटिव नहीं लेता है, कोई सरकार इनिशिएटिव नहीं लेती है, उनको सिर्फ वोट चाहिए और नौजवानों को डिस्पोजेबल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक एक्सपेंडेबल्स। और ना तो जानकारी है इन लोगों को जो ऊपर बैठे हुए हैं और ना इनको चिंता है इन नौजवानों के भविष्य की, जिसकी वजह से हालात जो है ये खराब हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा नौजवानों से भी कि उठ खड़े होइए और अच्छी नुमाइंदगी बनाइए जो आपकी समस्याओं को समझ सकें और उनका समाधान करने की हैसियत भी रखते हों, कैपेसिटी भी रखते हों और सोच भी रखते हों और करने की क्षमता भी रखते हों। ऐसे लोगों को आगे लाइए, तभी इस समाज की बेहतरी हो सकती है, नौजवानों की बेहतरी हो सकती है, देश की बेहतरी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए साबिक वजीर व आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस अग्निवीर स्कीम को लेकर हमारे साथ तफसील से बातचीत की है और इससे क्या कुछ नुकसान जो है वो नौजवानों के लिए हो सकता है उस पर जो है वो अपने जाने की बात उन्होंने रखी है। आप लोगों को इस पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।